अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को बहुत खुश आमदीद। नाजरीन, सियासी गहमा गहमी से आज का दिन काफ़ी भरपूर नज़र आता है और तमाम इतराफ़ से हम देखते हैं कि जो सियासी जमातें हैं वो अपने अपने तौर पर एक तो अपनी इलेक्शन मुहिम भी आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि 17 जुलाई को पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सजने वाला है। तो लिहाजा तमाम जमातों की कोशिश है कि इसके ऊपर अपना फुल थ्रॉटल में अपने एक जोर दिखाएं और सियासी जोर दिखाएं। सियासी जोर साथ कहना बड़ा ज़रूरी हो गया है आजकल के हालात में। पीएमएलएन के साथ पीपल्स पार्टी ने जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग की हुई है, जिसके तहत पीपल्स पार्टी के तमाम लोग दस्तबरदार हो गए हैं तमाम ज़िमनी इंतखाबात से बाय एंड लार्ज। और पीटीआई जो हैं वो पीएमएलक्यू के साथ इस पूरे इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। उनका इत्तेहाद पंजाब की सतह तक कायम है और ये जो तमाम नतीजा होगा ज़िमनी इंतखाबात का, वो आइंदा जो पंजाब असेंबली में चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अब अहकामात के मुताबिक होगा। कल बड़ा तफसीली दिन सुप्रीम कोर्ट में गुजरा है इन अहवाल से, उसके मुताबिक होगा। तो लिहाजा 17 जुलाई का डायरेक्ट असर हमें 22 जुलाई के उस इलेक्शन पर नजर आएगा, क्योंकि उन 20 नशिस्तों के हवाले से जो फैसला होगा वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर का रोल अदा करेगा आने वाले चीफ मिनिस्टर के लिए। हैविंग सेड दैट नाजरीन, आज के दिन के ऊपर भी अगर हम नजर डालें तो सबसे पहले तो पीटीआई का आज जलसा है परेड ग्राउंड यहाँ इस्लामाबाद में। उसके लिए भी तैयारियां बड़े भरपूर जोरों शोर से जारी हैं और कल से ही जब से ये जलसे का इनेकाद और कल जब खास तौर पर कल का जब दिन था तो बैनर्स वगैरह भी इस हवाले से लगाए गए थे। अच्छी बात यह है कि जो इंतज़ामिया है, शहर की इंतज़ामिया है, उन्होंने भी इन तमाम चीज़ों को और इस अच्छी पॉलिटिकल एक्टिविटी को इनकरेज किया है। पॉलिटिकल एक्टिविटी करना तमाम सियासी जमातों का हक है, इससे कोई इख्तिलाफ नहीं, चाहे वो हुकूमत की सियासी जमातें हों या अपोजिशन की सियासी जमातें हों। और इसी हक के तहत जलसा जो है वो परेड ग्राउंड में आज किया जा रहा है। लेकिन एक बात इसमें जिसका इजाफा करना ज़रूरी है वो ये है कि चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने असल में लॉन्ग मार्च का एक अपने वोटर से, अपने सपोर्टर से, अपनी तमाम तर फैन बेस से वादा किया था कि वो एक लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आएंगे। लेकिन उन्होंने जब 6 दिन का उसके ऊपर कहा कि 6 रोज बाद अब वो दोबारा आएंगे 25 तारीख को, जो कि आपको याद होगा 6 रोज बाद, 6 रोज गुजरने के बावजूद भी कोई उसके हवाले से अभी तक डेट भी हमें नहीं मिल सकी है लॉन्ग मार्च के हवाले से। तो क्या हम सेफली स्पीकिंग ये कह सकते हैं कि लॉन्ग मार्च की स्ट्रैटेजी को रिविजिट करके उसको श्रिंक कर लिया गया है जलसों की स्ट्रैटेजी तक, या फिर जो सेमिनार्स का इनेकाद कर रही है पीटीआई उनकी स्ट्रैटेजी तक उसको श्रिंक डाउन कर लिया गया है? लॉन्ग मार्च फिलहाल पीटीआई के इस वक्त अभी जो शेड्यूल्स हैं या जो उनके प्लान्स हैं उनमें नजर नहीं आता। क्या वजह है इसकी? ये बड़ा एक जरूरी सवाल है जो कि उनके अपने जो वोटर्स हैं या जो उनके अपने पार्टी के लोग हैं वो भी उठाते हुए नजर आते हैं। एक तो इसके ऊपर बात करेंगे और क्या वाकईतन तमाम तर नजरें पीटीआई ने अब सुप्रीम कोर्ट या अदालतों की तरफ मरकूज कर ली हैं कि अगर अदालतें उनको गो अहेड देंगी, अदालतों से उनको कोई ग्रीन सिग्नल मिलेगा, उसी सूरत वो आगे बढ़ेंगे अपने इतने बड़े मिशन के साथ जो कि पीटीआई आगे बढ़ाना चाहते हैं अपने लॉन्ग मार्च के तहत, या फिर जो उनको दूसरी तरफ से तनकीद का सामना है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो उनको तनकीद का सामना है वो ये है कि अगर आप इतना बड़ा एक ऑब्जेक्टिव लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें तो ये अदालती अहकामात या हुकूमती रुकावटें, ये तमाम तर चीज़ें बहुत छोटे छोटे फैक्टर्स हैं। तो क्या इनकी वजह से रुकना मुनासिब है इतने बड़े एक ऑब्जेक्टिव को जो कि अकॉर्डिंग टू पीटीआई वो आगे लेकर जाना चाहते हैं? ये भी सवाल हम उनसे करेंगे। दूसरी तरफ नाजरीन, हुकूमत की भी जो जमातें हैं वो भी अपनी जो मुहिम है उसका आगाज कर रहे हैं। पीटीआई ने इस बात के ऊपर हुकूमती जमातों को, बिलखुसूस पीएमएलएन को, बड़े रोज से उनको याद दिला रहे थे कि जी आप भी बाई इलेक्शन में मौजूद हैं, आप भी अपनी सियासी मुहिम का आगाज करें। लेकिन पीएमएलएन जो है बड़ा सोच समझ के उन्होंने अभी तक तो फिलहाल इस चीज का आगाज नहीं किया था, लेकिन आज से बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर पीएमएलएन ने भी अपनी जो सियासी मुहिम है ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से उनका आगाज कर दिया है। और मरियम नवाज साहिबा पीएमएलएन की वाइस प्रेसिडेंट इनको लीड करती हुई नजर आ रही हैं। आज पीपी 167 हल्के से वो खिताब करेंगी। ग्रीन टाउन लाहौर का ये हल्का है जहां से मरियम नवाज साहिबा ने अपनी इस मुहिम का आगाज किया है। अब ये देखना है नाजरीन कि क्या हुकूमती सतह पर ये जो एक अलायंस है जो कि खास तौर पर पंजाब की हद तक पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान मौजूद है, क्या उनको फायदा दे पाएगा, या फिर पीटीआई जो कहते हैं कि महंगाई का एक बयानिया उनको फेवर करता हुआ और हुकूमत के अगेंस्ट जाता हुआ नजर आता है, तो क्या ये फायदा उनको जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा और 17 तारीख को इसका बाज़ाब्ता फैसला हो जाएगा कि
ऊंट किस करवट बैठता है। तो इन तमाम उमूर पे बात करेंगे। आज की जो सियासी गहमा गहमी है और जो सियासी दर्जा हरारत आज का है उसके ऊपर भी बात करेंगे। हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, इसमें कोई शक नहीं, और हमारी कोशिश होगी कि इसमें तमाम सियासी जमातों के व्यू पॉइंट्स भी हम शामिल करें, क्योंकि एक तो सियासी मुहिम की तमाम हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा इसका एक और चौथा एंगल भी है, और वो उसका एक दूसरा जाविया ये बनता है कि इस वक्त जो इत्तेहादी हुकूमत है वो क्योंकि मल्टीपल सियासी जमातों की इस वक्त उनको हिमायत हासिल है, उसमें इन तमाम सियासी जमातों की कोएलिशन है, उसके हवाले से भी क्या फ्यूचर है। क्योंकि जो बल्दियाती इंतखाबात सिंध में हुए उसके बाद हमने MQM को और JUI को खासा खाइफ देखा, उन मामलात में क्या आगे पेशरफ्त है, या फिर कुछ तलखियां कम हुई हैं उस रोज़ के बाद से जब एक हफ्ता तकरीबन गुजर चुका है बल्दियाती इंतखाबात हुए हुए, या फिर उन तलखियों में इजाफा हुआ है। दोनों एतबार से बात करेंगे, इसलिए तमाम सियासी जमातों का व्यू पॉइंट्स हम अपने पहले सेगमेंट में शामिल गुफ्तगू रखेंगे। फौरी तौर पर गेस्ट का रुख करते हैं। मोहम्मद इब्राहिम खान साहब नाजरीन मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं, नायब सदर हैं आप PTI के, और बजरिया स्काइप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुक्रिया आपका इब्राहिम खान साहब, थैंक यू आपके कीमती वक्त के लिए। सेनेटर ज्ञानचंद नाजरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आदाब अर्ज़ है आपको ज्ञानचंद जी, आपके भी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया, आप भी बजरिया स्काइप हमारे साथ हैं। और नाजरीन जनाब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हमारे साथ JUI से जुड़े हुए हैं, आप भी बजरिया स्काइप हमारे साथ हैं, और आपका भी जो प्रेशियस टाइम है उसके लिए आपके बहुत एक तो शुक्रगुजार कामरान साहब, और आपकी जमात का मौक़िफ़ भी बड़ा ज़रूरी है इसमें, क्योंकि मौलाना साहब भी एक बड़े अहम पार्टनर हैं इस मखलूत हुकूमत के। वेलकम ऑन बोर्ड टू एवरीवन। डॉक्टर निसार चीमा नाजरीन मुझे PMLN से शॉर्टली ज्वाइन करेंगे, लेकिन ओके मुझे बताया जा रहा है वो भी हमारे साथ हैं। आपको भी बहुत खुश आमदीद निसार चीमा साहब, लेकिन मुझे बताया जा रहा है आप हमारे साथ कुछ महदूद मुद्दत के लिए हैं, तो आपसे भी जाहिर है आपका व्यू पॉइंट बड़ा ज़रूरी है आपके जमात के हिसाब से। मेंबर कौमी असेंबली और साबिक DG हेल्थ हैं आप पंजाब के। बजरिया इंसान वैसे दुनिया में वैसी महदूद मुद्दत के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और आपके साथ ये हमारा इंटरेक्शन वैसे तो अल्लाह लंबी जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती के साथ दे आप तमाम को, लेकिन मैं इस इंटरेक्शन के हवाले से ये अर्ज कर रही थी। वेलकम, आपको बहुत खुश आमदीद। बात का आगाज अगर इब्राहिम खान साहब मैं आपसे कर पाऊँ। ओके इब्राहिम साहब को मैं रिकनेक्ट कर रही हूँ। निसार चीमा साहब आप ही पहले फिर फरमाएं, क्योंकि आपकी भी इलेक्शन मुहिम का आज से आगाज हुआ है। PTI वाले आपको काफी पहले से कह रहे थे कि आपका भी इलेक्शन है, आप भी मैदान में उतरें, तो क्या आप उनकी इस क्रिटिसिज्म को रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि आपने डिले से ताखीर से अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज किया है, इसकी क्या वजह है? वजह ये है कि मुन्ना पिछले 3.5 पौने 4 साल में जो कुछ उन्होंने किया है, सच्ची बात यह है कि उन्होंने इमरान खान साहब ने खुद हमारे लिए बड़ी कैंपेन की है जी। तो अच्छा। उनके जी हाँ जी, वो जो जितनी डिस्क्रेडिट उन्होंने अपनी पार्टी को किया है 3.5 साल में, पौने 4 साल में, इसकी मिसाल नहीं मिलती हमारी मुल्क की तारीख में। और मैं आपको बताऊं कि हमारे हल्के में तो ये सही है कि हमें एक बार सख्त फैसले भी अब करने पड़े, और उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इसके बावजूद लोगों को पता है कि ये महंगाई जो कुछ आई है इसके जिम्मेदार जो है वो पिछली हुकूमत है। देखें 2 काम जो उन्होंने किए हैं जिसके बारे में अवाम पूरी तरह जो है वो आगाह है, वो ये कि एक तो उन्होंने अपनी करेंसी को 40% तक डीवैल्यू कर दिया, और उसकी वजह से महंगाई का वो सुनामी आया जिसकी लहरों की चपेड़ों की जद में अभी तक ये कौम जो है वो है, और उससे निकल नहीं पाई। दूसरी बात जो है उन्होंने जाते जाते IMF से जो मुआहदे किए, जिसमें सिर्फ 2 सिक्के मैं आपको बता देता हूँ। एक ये है कि जी हर महीने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी, और दूसरी शर्त ये है कि जी ग्रेजुअली सारी सब्सिडी जो है वो खत्म की जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये यानी उन्होंने इस बात को इंश्योर कर दिया, यकीनी बना दिया कि उनके जाने के बाद भी ये महंगाई का सैलाब जो है मुसलसल जारी रहेगा। तो देखें ये है कि अच्छा निसार चीमा साहब एक और बात का इजाफा कीजिएगा, क्योंकि ये एक एम्बिग्विटी पाई जाती है आपके तमाम लोगों में और अवाम में खास तौर पर, क्योंकि आप लोग जब आए थे और आपने इनकी हुकूमत को घर भेजा था तब आपने कहा था कि हम वो तमाम महंगाई जिससे हुई है उन तमाम इकदामात को वापस लेंगे, लेकिन अब जब आप आए हैं तो हमने देखा है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर बड़े महदूद से अरसे में अभी कोई 100 रुपए से जायद का इजाफा हो चुका है। ये बताइएगा कि क्या आपको उस वक्त हालात का इल्म नहीं था? आप क्योंकि माशाल्लाह हमेशा एक सच और हकीकत पसंदाना आपका व्यू होता है, इसलिए मैं आपसे ये बात अर्ज कर रही हूँ कि क्या उस वक्त आपको अंदाजा नहीं था हालात का जो आपको अब हुकूमत में आके हुआ है? होना असल बात यह है कि हमें ये तो अंदाजा था कि तबाही हुई है, मैशत समेत हर शोबा जो है गुरूब जवाल है और हर शोबा तबाही के किनारे पे पहुंचा हुआ है। लेकिन सच्ची बात यह है कि तबाही का वॉल्यूम जो था, उसका मैग्नीट्यूड, उसका वजन जो है उसका सही अंदाजा नहीं था। बल्कि वो मुस्तफी का मुझे शेर याद आता है
जिससे मुस्तफी ने कहा कि मुस्तफी हम तो ये समझे थे कि होगा कोई जख्म, तेरे दिल में तो बहुत काम रफू कर निकला। तो हमें ये अंदाजा नहीं था कि यहाँ तो आवे कावा ही ये बिगाड़ के चले गए हैं। तो वाकई ये है कि हमें तबाही का अंदाजा था, लेकिन तबाही के वॉल्यूम का अंदाजा नहीं था। लेकिन ये जो आपने फरमाया है, वाकई ये है कि महंगाई जो रुकने में नहीं आ रही, ये बहुत तकलीफ दे है अवाम के लिए। वाकई ये है कि अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं। अवाम अब मजीद बोझ बर्दाश्त करने के हाल नहीं है। और इसका अगर आप मुझसे पूछे इसका हल क्या है, तो हल ये है, मैंने तो ऐवान में भी ये कहा कि देखें कि इमरान खान साहब समेत सारी कौमी क़यादत को इकट्ठे बैठ के सर जोड़ के बैठना चाहिए और कोई हल ढूंढना चाहिए कि हम ये आलमी साहूकार जो हैं, जिनकी क़यादत IMF के पास है, जिसकी जो है वो डोरे जहां सिलती हैं, हमें पता है, आपको भी पता है, तो ये है कि आलमी साहूकारों के चुंगल से हम किस तरह अपनी कौम को निकालें। असल हल ये है। देखिए, शुरू में मियां शहबाज शरीफ साहब ने एज लीडर ऑफ द अपोजिशन, आपको याद है कि इमरान खान साहब को ये ऑफर की कि आए चार्टर ऑफ इकॉनमी पे बात करें। उन्होंने ये है कि वो उस वक्त उनकी जो थे, उनका माइंडसेट जो था वो ज़ाहिर बदकिस्मती से, वो फरास्ती से महरूम है, वो तंगनजरी और एक विंडिक्टिव माइंडसेट की वजह से वो जो है वो उन्होंने अपोजिशन का बढ़ा हुआ दस्ते तावन जो था उसको हकारत से झटक दिया। अब फिर ये मौका है, मैं समझता हूँ कि उनको दावत देनी चाहिए, इमरान खान साहब समेत सारी कौमी क़यादत को बैठना चाहिए कि किस तरह हमको हल निकालें कि इन आलमी साहूकारों से के चुंगल से निकालें अपनी कौम को। वरना ये है कि ये मईशत हमारी अपने पाँव पे खड़ी होना जो है वो बहुत मुश्किल होगा, और इसका जो महंगाई के ये जो एक सैलाब जो है सही राइट भी बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, इसमें काफी सारे और दीगर भी एंगल्स हैं। अगर ये कामरान मुर्तजा साहब की तरफ ये मामला ले जाएं, सेनेटर कामरान मुर्तजा, खास तौर पर JUI के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं कि JUI को खासे तहफ़्फ़ुज़ात हुए बिलखुसूस बल्दियाती इंतखाबात जो सिंध में हुए हैं उनके बाद, आप इस वक्त क्या देखते हैं? क्या कोई रिड्रेसल हुआ है आपके तहफ़्फ़ुज़ात का, आपकी शिकायत का, जो आपने उस वक्त उन इंतखाबात के बाद की? और इसमें इजाफी तौर पर यह भी बताएं कि क्या ये जो फिर आपके जो हरीफ हैं, सियासी हरीफ हैं, वो आपके इन तमाम तर इख्तिलाफात से ये उम्मीद लगा रहे हैं कि आप शायद ये इत्तेहाद या आप में से कोई भी, क्योंकि ये मल्टीपल सियासी जमातें हैं, अगर पीछे हट जाएं तो ये जो थिन मेजॉरिटी है ये खत्म हो जाएगी हुकूमत की? क्या उनका ये उम्मीद लगाना दुरुस्त है आपके इख्तिलाफात से? मगर वो इख्तिलाफ इस हद तक नहीं बढ़ा कि उस इख्तिलाफ की वजह से वो इस वक्त हम पीछे हट जाएं और इत्तेहाद को तोड़ दें। इख्तिलाफ हमारा महंगाई के सबसे पहले है, और महंगाई हमारे लिए इंतहाई परेशान कुन है। हमें जो बताया गया था, हमें ये बताया गया था, क्योंकि एक्सपर्ट और लोग थे इसमें, जो फाइनेंशियल मैनेजर थे वो और लोग थे, तो हमें ये बताया गया था कि डॉलर 150 रुपये पे लाया जा सकता है। हमें ये बताया गया था कि पेट्रोल कंट्रोल किया जा सकता है और बाकी चीज़ों को। मगर जब हमने ये जो 3 महीने, जो 2.5 महीने हमारे गुजरे हैं, हमारे लिए बहुत तकलीफदेह हैं। वोटर्स के पास जाना हमारे लिए मुश्किल हुआ है। सर कामरान साहब, आपको ये किसने बताया था कि ये तमाम तर चीजें कंट्रोल हो सकती हैं, डॉलर 150 पे आ सकता है? ये आपके पास टीवी पर लोग, आपको पता है कि किसने बताया था? तो ये हम में से जो ना कोई जो ना ये सब बातें करते थे। तो जब हम में से ये बातें की जाती थी तो ये सारी बातें जो है ना वो नहीं हो पाई हैं। इस वक्त जो है ना वो डॉलर 210 के आसपास जो है ना वो चला गया हुआ है। पेट्रोल जो है ना हमने 100 रुपया बढ़ा दी। ये बड़ी तकलीफ दे बात है। फिर उसके साथ साथ बाकी चीजें ये हैं कि जो बड़ी पार्टियां जिनको कहा जाता है, वो बड़ी पार्टियां जो है ना वो यकीनन जो है वो बड़ी पार्टियां होंगी, मगर बहुत सारे मसाइल जो है ना वो छोटी पार्टियों के, हम जैसी पार्टियों के, वो हल नहीं हो पा रहा है और उसमें इशू भी है। मगर इसके बावजूद हम कोई इत्तेहाद नहीं तोड़ रहे, हम उनके साथ चल रहे हैं और देख रहे हैं। इलेक्शन में भी हमारे साथ इश्यूज आए हैं, मगर स्टिल जो ना वो सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो है पार्टी के अदारों का जब इजलास होगा उसमें हम ये सारी चीज़ें ज़ेर बहस लाएंगे यकीनन। मगर इसमें किसी मुखालिफिन को खुश होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, खुश होने की जरूरत नहीं, लेकिन सेनेटर साहब आप अभी भी क्या इस बात के हामी हैं कि इलेक्शंस अपने वक्त पर होने चाहिए, यानी अगले साल होने चाहिए, या आपको लगता है कि इस नुक्ते के ऊपर भी आप तमाम दोबारा सोच विचार कर सकते हैं इस वक्त? देखिए, इलेक्शन हमारा जो प्रोग्राम था शुरू में वो यही था कि जो जरूरी अमेंडमेंट्स हैं वो की जाए और इलेक्शन में चला जाया जाए। मगर उसके बाद जो एक प्रेशर आया, ये जिसके नतीजे में महंगाई करनी पड़ी, जिसके नतीजे में मुल्क तकरीबन डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था,
उस प्रेशर के बाद जो है ना उसके साथ जो है ये तय किया गया कि इसमें जो है ना ये तो बिल्कुल एक खुदकशी होगी सियासी, कि पहले महंगाई करके और फिर उसके बाद इलेक्शन में चला जाया जाए। तो इसलिए बेहतर ये है कि इसमें अपना टाइम पूरा किया जाए, और टाइम पूरा करना जो है ना वो अगर पीटीआई गवर्नमेंट ये कहा करती थी कि हम अपना टाइम पूरा कर सकते हैं, तो यकीनन ये गवर्नमेंट भी जो है ये क्लेम कर सकती है कि वो अपना बाकी मादा टाइम मासवा इसके कि उनकी मेजोरिटी खत्म हो जाए, वो अपना टाइम पूरा करने का हक रखती है। तो ये वो हक इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि मीन वाले अवाम को रिलीफ दी जा सके, और अवाम को रिलीफ देने के बाद जो है फिर मामला जो है ना फिर इसके बाद जो है टाइम के ऊपर। यानी अभी भी आपको उम्मीद है कि इस वक्त तो आप महंगाई का खुद एतराफ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको उम्मीद है कि ये अगर अगले साल तक आप अपना वक्त पूरा करते हैं तो आप आवाम को रिलीफ फिर भी दे पाएंगे। ये इब्राहिम साहब आपने सुना, आप बहुत ज्यादा बतौर सियासी हरीफ इस मखलूत हुकूमत के आप लोग खुश ना हो। अभी आपने कामरान मुर्तजा साहब की बात सुनी है, वो कहते हैं कि इतने सख्त इख्तलाफात नहीं है कि आप कोई पीछे हट जाएंगे लोग, बल्कि ये इन तमाम मामलात को हल कर लेंगे आपस में। एक तो इसके ऊपर अपना कमेंट फरमाइएगा, और दूसरा इस बड़े बेशकीमती सवाल का भी जवाब फरमाइएगा कि आप लोग अपनी जो एक लॉन्ग मार्च की स्ट्रेटजी थी उससे पीछे क्यों हट गए। जी, पहली बात तो ये है कि जो मौसूफ फरमा रहे हैं साहब ऑनरेबल है हमारे लिए। देखिए, हमारी से तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये इकट्ठे रहें या ये अलहदा हो जाएं या जो मर्जी हो। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि फ्रेश मैंडेट के लिए अवाम के पास चले जाएं, क्योंकि मुईशत को जिस तरह इन लोगों ने तबाही के बहाने पर पहुंचा दिया है, खुदा ना करे कि ये मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला जाए। मेरी हमेशा से ये अप्रीहेंशन रही है कि ये इनको लाया ही दो बड़ी पार्टी को, मैं उसमें ये मौलाना साहब वाली को भी शामिल करूंगा, इनको लाया ही इसलिए गया था कि आपका काम सिर्फ आपने हमें इस मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ लेके जाना है। और इन रिफॉर्म इन्होंने कहा कि हमने अपने केसेस खत्म करवाने हैं, अपना नैब खत्म करना है, अपना ईवीएम खत्म करनी है, और उसके साथ जो है अपना वो जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनकी वोट का वो जो हक है वो खत्म करना है। तो ये अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर ये मुल्क रहेगा तो फिर आप इस पे फर्दर तो प्रोग्रेस कर सकेंगे। जिस तरह से इन्होंने पहाड़ दर पहाड़ गिराए हैं, बॉम्ब दर बॉम्ब गिराए हैं महंगाई के, और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट जिस तरह की है, क्या हो रहा। अच्छा इब्राहिम साहब, एक और बात का इसमें इजाफा करें कि अभी कामरान मुर्तजा साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि उनको ये इंप्रेशन दिया गया था कि तमाम तर मुआशी जो चीजें हैं वो कंट्रोल में हैं, और अगर ये लोग आते हैं तो उनको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जब ये हुकूमत में आए हैं इनको रियलाइज हुआ है कि ऐसा नहीं था। इस बात में आपको कुछ हिंट लग रहा है, मतलब उनको क्यों ऐसा इंप्रेशन दिया गया था इन लोगों को कि ये तमाम तर चीजें कंट्रोल में है? देखिए, ये तो सारे जितने भी इनके तहत हैं, चाहे वो जो लोग हमारे साथ थे, एमसीएम थी, बाप थी, वो अपना दूसरे लोग जो थे, इन सब को जाहिर है इन्होंने तो वो बड़ी पिक्चर पेश करनी थी। अगर ये पेश ना करते तो ये क्यों इत्तेहाद में ये लोग भी इनके साथ शामिल हो जाते, पहली बात। लेकिन उनका असल पर्पज जो था वो अचीव हो गया है। वो उन्होंने नैब लॉज में भी अमेंडमेंट कर दी है, ओवरसीज का भी खत्म कर दिया है, और ईवीएम का भी उन्होंने खत्म कर दिया है, ताकि जो चांसेस खत्म हो रहे थे ये हर दफा इल्जाम तराशी के दूसरे पे, वो तीनों चीजें इन्होंने अचीव कर ली है। अब ये उस तरफ जाना चाह रहे हैं जो कि इनके मास्टर्स ने, फॉरेन मास्टर्स ने बेसिकली इनको टास्क किया हुआ है कि इस मुल्क को कैसे बैंकरप्सी की तरफ लेके जाना है, ताकि उसके बाद जो पाकिस्तान के जो एसेट्स है और पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स है उन पर जो है वो कन्वीनियंटली जो है वो पाकिस्तान के साथ बैठ के नेगोशिएट करके और हमें कंप्रोमाइज की तरफ लेके जाए। ये मेरी अप्रीहेंशन है, अल्लाह खुदा ना करे कि कभी ऐसा हो। अच्छा इब्राहिम साहब, अगर वाकई हालात इतने संजीदा और इतने कशीदा थे तो फिर आप लोग लॉन्ग मार्च क्यों नहीं कर रहे सर? देखिए, हम कर रहे हैं जिस तरह फाशिस्ट किस्म के टैक्टिक्स इन्होंने इस्तेमाल किए, और आपने देखा 25 मई को ऐसे लग रहा था कि हम इस्लामाबाद में नहीं है, हम जो है ऑक्युपाइड कश्मीर में हैं और इंडियन फोर्सेस हमारे पे हमला आवर है। वहां की भी अगर आप तस्वीरें उठा के देखें तो यही कुछ ही हो रहा होता है जो कुछ दिन हमारे साथ किया गया। तो
पे आपने स्ट्रेटजी चेंज करनी है। हमने किसी सूरत में जो है पब्लिक का सेंटिमेंट अपनी बात के लिए इस्तेमाल नहीं करना, और ना ही हमने चाहते हैं कि इन्होंने रात को 1-2 बजे फिर जो है 245 के तहत फौज को बुला लिया था कि, और यही जो फॉरेन मास्टर्स है उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अवाम और फौज जो है वो कंसल्ट करते हैं एक दूसरे को। हमने उसको अवॉइड करने के लिए हमने बैकआउट किया, और अब जो है इंशाल्लाह हम इसको लिटिल बाय लिटिल बिल्डअप कर रहे हैं। जैसा कि अभी जो सेमिनार हुए हैं उस सेमिनार में भी आप देख लें कि किस हद तक ये नैरो माइंडेड हो चुके हैं कि अयाज अमीर साहब पर हमला कर दिया। अब देखिए, उन्होंने कोई इमरान खान की तारीफें तो नहीं कर रहे थे, उन्होंने तो उल्टी तनकीद की है, बल्कि तनकीद की है जी। उसके बावजूद वो मकसद है बर्दाश्त नहीं कर पाए, जो अल्फाज उसके पसंद के मुताबिक या इसकी पसंद के मुताबिक नहीं थे, तो उस पर वो उन पर हमला कर दिया। तो मकसद है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच किधर गई और राइट टू पीसफुल असेंबली कहाँ गया। तो बेसिक जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सही खिलाफ में जा रहे हैं। बहरहाल राइट। अच्छा, आपकी ये यही वाली जो बात है इस पे, इसी से वैसे इब्राहिम साहब जो दूसरी तरफ है ये बिल्कुल काबिले मजम्मत था जो अयाज अमीर साहब के साथ हुआ, लेकिन इसका दूसरा एंगल जो ये लोग निकाल रहे हैं वो यही निकाल रहे हैं, कुछ लोग जो आपके हरीफ हैं वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने तनकीद की थी आप पे, तो इस वजह से हो सकता है आपके जमात के कोई ऐसे वर्कर्स हों जो उससे जिनको नागुजीर गुजरी हो वो वाली बात। वैसे ये वाली बात सही है आपकी कि वो उन्होंने क्योंकि इदारों के हवाले से भी बात की थी, तो ये इसमें एक तहकीकात होनी चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन ये जो दूसरी तरफ का इल्जाम है ये आपके ऊपर भी आपके हरीफ आयद कर रहे हैं। मैं इसका आपसे जवाब जरूर मांगूंगी, लेकिन मुझे इजाजत दीजिए मैं सेनेटर ज्ञानचंद जी को भी शामिल गुफ्तगू करूं। ओके, ज्ञानचंद जी को हम दोबारा रिकनेक्ट कर रहे हैं। इब्राहिम साहब, इसी का जवाब फिर आप फरमा दें तब तक। मैं सिर्फ इतना सा बताना चाहता हूँ कि 2003 to 2008 के दरमियान राना सनाउल्लाह साहब जो इस वक्त हैं हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर, ये तो 3 मार्च में गायब हो गए थे। ये उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ, मुशर्रफ के खिलाफ बहुत ज्यादा बातें करते थे। तो बाद में पता चला कि इनकी मूछें, भवें और इनका वो सब कुछ जो है वो उन्होंने शेव ऑफ करके और इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। वो तो बहुत काबिल मजम्मत था, वो काबिल मुसम्मत था जी। और सेम रेपिटेशन अब हुई है, इसमें मकसद है। और लेकिन चले, राणा साहब ने तो जो कहा था वे पॉलिटिकल आदमी से फ्लिप कर सकते हैं, लेकिन एक तजिया निकाल और इसमें मोहतरम इंसान को पाकिस्तान की उसके पैट्रियटिज्म पे कोई बंदा शक नहीं कर सकता। अगर उसके साथ ट्रीटमेंट हो रही है तो फिर पाकिस्तान में कौन अपने आप को महसूस करे। तो ये इंतहा है एक ज्यादती की, और ये बिल्कुल गलत है। जिसने भी किया है इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन इब्राहिम साहब, आप मुझसे गालिबन इत्तेफाक करेंगे कि उन्होंने हुकूमत को क्रिटिसाइज नहीं किया था। उन्होंने एक तो इदारों के हवाले से बात की थी और दूसरा उन्होंने पीटीआई या खान साहब के हवाले से एक क्रिटिसिज्म का एक नोट रखा था। ये मैं ज्ञानचंद जी से भी अगर बात मामला ये पूरा आगे बढ़ाऊं, सेनेटर ज्ञानचंद आपकी तरफ, ये क्यों बल्दियाती इंतखाबात आपके जेर निगरानी जो हुए ऐसे क्यों हुए कि दो जो आपके इंपॉर्टेंट आपके मखलूत हुकूमत के पार्टनर्स हैं, एक तो जेयूआई है और एक एमक्यूएम है, ये दोनों नाराज हो गए? देखिए, मेरा ख्याल है कि पहले मरहले में जो इलेक्शंस हुए वहां पे ना एमक्यूएम का इतना बड़ा स्टेक है ना जेयूआई का है। हम ऐसा तो नहीं हो सकते कि हम उनको छोड़ देंगे आप जाकर जीतो। हम मुख्तलिफ जमायतें हैं जो किसी कोलिशन गवर्नमेंट में मुल्की हालात की वजह से एक जगह के बैठ गए हैं। तो कल जब जनरल इलेक्शंस हो गए तो भी हमारे मुकाबले आपस में होंगे। तो ये अगर हार गए हैं तो इनको हार तस्लीम करनी चाहिए बजाय शोर मचाने के। कुछ जगहों पे कुछ वाक़ात हुए हैं जो हमारे एक सोसाइटी का हिस्सा हैं, हमारे ट्रेंड इस किस्म के बने हुए हैं जिसमें हमारे यहाँ ये तसादम वगैरह लोकल इलेक्शंस में या जनरल इलेक्शंस में भी होते रहते हैं। लेकिन ज्ञानचंद जी, दो जानों का ज़िया हो गया सर, ये गैर मामूली बात है। उस पार्टी पॉपुलर है सिंध में और उसने एक शानदार तारीखी फतह हासिल की है, दोस्तों को कबूल करना चाहिए। ज्ञानचंद जी, दो जानों का ज़िया हो गया सर, ये बल्दियाती इंतखाबात जिस रोज थे पिछले हफ्ते, तो ये मामूली बात तो नहीं हुई ना सर, ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है। क्या आपकी हुकूमत ने कोई इंक्वायरी वगैरह खोली है उनके ऊपर? एक आवाज कट कर आ रही थी, मैं
हेलो जी ज्ञानचंद जी, मेरी आवाज अगर मिल रही है। 2 जानों का ज़िया हो गया था सर जिस दिन बलदियाती इंतखाबात थे। कोई इंक्वायरी वगैरह की उम्मीद रखी जाए? हेलो जी ज्ञानचंद जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? ओके राइट, मैं रिकनेक्ट करती हूँ। लेकिन यही वाला मामला डॉक्टर निसार चीमा, एक तो ये जो अयाज अमीर साले से जो कल वाकया हुआ, हर तरह से वो काबिल मजम्मत है, लेकिन क्या आपकी हुकूमत से उम्मीद रखी जाए कि आप कोई इंक्वायरी इसमें ट्रांसपेरेंट शफाफ इंक्वायरी कराएं? क्योंकि उन्होंने दोनों इतराफ, एक तो 2 तरफ की उन्होंने क्रिटिसिज्म किया ना, एक तो उन्होंने इदारों के हवाले से किया और एक उन्होंने खान साहब के हवाले से किया। मैं कहता हूं कि किसी इंडिविजुअल के कुछ वाकयात हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इसको जी ज्ञानचंद जी, मैं सॉरी आपकी आवाज शायद अब मुझे मौसूल हो रही है। वाकयात हो गए हैं, लोकल बॉडीज की इलेक्शंस हैं। मोस्टली यहाँ पे ये होता है कि लोग आपस में, क्योंकि ये एक गांव के मोहल्ले के इलेक्शंस होते हैं, एक दूसरे के दांतरियों को रोकते हैं और लोगों ने रोका है। तो जनरल इलेक्शन के हालात जरा मुख्तलिफ होते हैं। राइट अच्छा, यही वाला मैं मजीद एक नुक्ता नजर ले जाऊंगी कामरान साहब की तरफ, लेकिन निसार चीमा साहब, अयाज अमीर साहब के हवाले से मेरा अर्ज था आपसे, कोई इंक्वायरी एक्सपेक्ट की जाए कि नहीं आपकी हुकूमत से? आवाज कट का आ रही है जी, निसार चीमा साहब से मैं मुखातिब थी, आई थिंक मैं उनसे राब्ता खो चुकी हूँ। कामरान मुर्तजा साहब, जी मेरी आवाज आ रही है? जी मिल रही है सर, बिल्कुल। अयाज अमीर साहब के हवाले से मेरा अर्ज था, क्या आपकी हुकूमत से शफाफ इंक्वायरी की तवक्को रखी जाए इस मामले पर? जी बिल्कुल, आप तवक्को रखें और हम बिल्कुल ये कि इसकी मजम्मत करते हैं, और ये बिल्कुल ये फेल जो है इंतहाई काबिल मजम्मत है जिसने भी किया है, जो इसके जिम्मेदार हैं उनको ये है कि बिल्कुल कानून के कटहरे में लाना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो है, आपने जिस तरह सही फरमाया, कुछ ये है कि उन्होंने इदारों के बारे में बात की थी, और ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर भी उन्होंने सख्त तनकीद, उनके कई ब्लंडर्स उन्होंने गिरवाए। तो ये है कि ये देखना चाहिए कि कौन इसके जिम्मेदार है, लेकिन जो भी है उनको सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात जो है, मैं ये भी कहूंगा कि देखें, ज़िमनी इलेक्शन जो है, आपने शुरू में बात की थी, वी हैव नथिंग टू लूज। जितनी सीटें थी ये पीटीआई की थी, इसमें जितनी भी सीटें हम जीतेंगे वो तो जाहिर है कि हम तो कुछ ना कुछ गेन ही करेंगे, लूज उन्होंने नहीं करना है। तीसरी बात जो है, मैं इस वक्त इब्राहिम खान साहब बड़े समझदार आदमी हैं, सुलझे हुए आदमी हैं, हमारे दोस्त हैं, मैं उनकी वसादत से 2 बातें करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो इमरान खान साहब को कायल करने की कोशिश करें। पहली बात ये कि उन्हें कहें, जिस तरह ये उनके बेस्ट मैनेज कह रहे हैं उनसे, कि आप वापस नेशनल असेंबली में आए और अपना जमहूरी और पार्लिमानी रोल प्ले करें। आपने सेनेट से इस्तीफे नहीं दिए, केपी असेंबली से नहीं दिए, पंजाब असेंबली से नहीं दिए, किसी असेंबली से नहीं दिए, तो क्यों ये कि सिर्फ नेशनल असेंबली से क्यों इस्तीफे दे के आप बाहर गए हैं? आप ये वापस आए और जमहूरी और पार्लिमानी रोल प्ले करें। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब को ये कायल करें कि पूरी कौमी क़यादत के साथ बैठे, जिस तरह मैंने शुरू में कहा था, ये कौमी मसला है कि अपनी मईशत को इन आलमी साहूकारों के चुंगल से कैसे आजाद करवाना है, IMF से और उनके जो सरपरस्त है उनके चुंगल से। अच्छा निसार चीमा साहब, एक आपसे ये सवाल है, मुस्तकम नहीं होगी। निसार चीमा साहब आपसे ये सवाल है, अभी इब्राहिम साहब ने जो गुफ्तगू की ना, उसमें वो ये कह रहे थे कि उन्होंने तो आलमी इदारों की बात नहीं मानी, उन्होंने तो IMF के एग्जैक्ट जो बातें थी, खासतौर पर पेट्रोल को लेकर जो कीमत बढ़ानी थी, वो उन्होंने नहीं मानी। लेकिन वो कहते हैं कि आलमी इदारे इसी वजह से आप लोगों को लेकर आए हैं ताकि आप वो तमाम चीजें माने और उसका एक अवाम के ऊपर बोझ पड़े। इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? देखते हैं, IMF के कहने पे उन्होंने तो बड़े बड़े ओहदे उनको दे दिए, उन्होंने स्टेट बैंक के गवर्नर उनके आदमी को लगा दिया, उन्होंने यहाँ देखे सारे के सारे उनके बंदे वो लाए यहाँ पे। उन्होंने जिस तरह, मैं ये तो नहीं कहता जो अल्फाज इस्तेमाल होते थे कि उन्होंने तो मुल्क किया है कि IMF ने सपोर्ट कर दिया, लेकिन चलो ये यहाँ नाम भी सही, लेकिन क्या 2 सिक्के उन्होंने उस पर मुआहदे नहीं किए, उस पर दस्तखत नहीं किए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हर महीने जो है वो उस पर बढ़ाई जाएंगी, उनकी कीमत बढ़ेगी, और दूसरा ये कि तमाम सब्सिडीज जो है वो ग्रेजुअली खत्म कर दी जाएंगी। ये IMF के साथ मुआहदा पीटीआई गवर्नमेंट ने किया है। इनसे पूछ ले इब्राहिम खान साहब ने, क्या ये सिक्के शामिल नहीं है जी? चीमा साहब, लेकिन आपसे भी तो ये गुजारिश है ना कि आपने IMF को आप लोग आमादा क्यों नहीं कर पाए इस मुआहदे को रीविजिट करने के लिए? आप इसको ठीक करवा लेते सर। नहीं, हम तो बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन ये है कि अगर वो नहीं माने, एक मुआहदा अगर पिछली हुकूमत ने किया है तो क्या जिम्मेदार हुकूमत होने के नाते क्या हमारी अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी नहीं है कि उन मुआहदों की पासदारी करें? और वो जो उन मुआहदों की पासदारी है वही असल जो है ये महंगाई की जो वजह बनी हुई है जी। और आपको लगता है कि आपने कोशिश पूरी की है सर उनको कन्विंस करने के लिए? हम तो कोशिश करते रहे और अब भी करेंगे, मजीद भी कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक मैं बार बार वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ
कि ये आलमी साहूकार है, उनके चुंगल से हमें निकलना पड़ेगा, तब हमारी मैशत जो है आजाद होगी और अपने पाँव पे खड़ी होगी। बिल्कुल, क्योंकि बतौर ऑपोजिशन भी आपका यही मौकफ था, तो आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आपका हुकूमत में आने के बाद भी यही मौकफ हो कि आप इन चीजों से जान छुड़ाएं, अगर आप इवेंचुअली वही चीज करें जो आप बतौर ऑपोजिशन क्रिटिसाइज करते थे पीटीआई को, जिसके लिए। कामरान साहब, एक तो 2-3 जरूरी बातें हैं सर। आपको ज्ञानचंद जी ने ये कहा है, सेनेटर ज्ञानचंद, के आप एक तो तस्लीम करें अगर शिकस्त हुई है, माने कि अंदरून सिंध में पॉपुलर पार्टी है, पीपल्स पार्टी, सियासी मुतबादिल दूसरा नहीं है। एक तो इसके हवाले से फरमाइएगा, और दूसरा आईएमएफ की एक और शर्त ये भी है जो अब सुनने में आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि नैब के हवाले से जो आपने तरामीम की है वो भी आप वापस लें। कैसे देखते हैं आप इसको? फिर अगर आप नैब की तरामीम को वापस ले लें तो वो शायद निस्बतन अवाम के ऊपर उसका बोझ उस तरह से नहीं आएगा जैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों वाले फैसलों का आ रहा है। कामरान साहब जी, कामरान साहब आपको मेरी आवाज मिली है? जी आ रही है, अब आ रही है। जी जी, मेरा ये अर्ज था कि ये एक तो बताएं कि ज्ञानचंद साहब ने कहा है कि आप तस्लीम करें कि पीपल्स पार्टी पॉपुलर पार्टी है अंदरून सिंध में, आप शिकस्त को या फैसलों को तस्लीम करें। इसको आप एक तो रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? दूसरा ये बताइएगा, आईएमएफ के हवाले से भी एक दूसरी शर्त आईएमएफ की ये भी तो है ना कि नैब कवानीन को रिविजिट करें। ये अभी तक इत्तलात हैं जो मौसूल हो रही हैं, इनमें एक तो कितनी सदाकत है, और क्या ये दुरुस्त नहीं कि अगर आप ये वाली शर्त मान लें तो शायद इसका निस्बतन अवाम पे कम बोझ आए बनिस्बत उस फैसले के जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हुआ है? जहाँ तक ज्ञानचंद साहब कह रहे हैं कि जी इस बात को हम तस्लीम कर लें कि पीपल्स पार्टी पॉपुलर पार्टी है, तो हमारी उनकी पॉपुलर पार्टी या गैर पॉपुलर होने का कोई इश्यू हमारे साथ नहीं है। उनकी जो कुछ इलेक्शन में हुआ, जिसमें अमवात भी हुई, लोग जख्मी भी हुए, जिसमें जनरल रिकॉर्ड लोगों इलेक्शन कमीशन का उठा के जबरदस्ती ले जाया गया और सरकारी निगरानी में, सूबाई हुकूमत की निगरानी में सारा कुछ हुआ। हमारा एतराज उस पे है, फेयर और फ्री इलेक्शन ना होने पे है, जो हमारा जो है ना वैसे ही पूरे पाकिस्तान में जो है 2018 से ये मामला हम लेके चल रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो फेयर और फ्री होने चाहिए। अगर फेयर और फ्री नहीं होते तो फिर जाहिर है फिर उसका कोई फायदा नहीं है। अगर हमने भी आगे या हमारे साथियों ने भी आगे वही काम करना जो दूसरे करते रहे तो फिर इस बात का कोई फायदा नहीं होगा। या उन इलेक्शन में भी जो उसके बाद हो उसमें भी खुदा न खास्ता लोग मरे, लोग जख्मी हो, उस पर रिकॉर्ड जो है ना उठाया जाए और फिर उसको इस तरह से डिपेंड किया जाए कि हम पॉपुलर पार्टी है। जबरदस्ती आप पॉपुलर पार्टी बनते हैं तो उसके बाद आपने ये भी देखा कि इस वक्त आपकी हुकूमत में दूसरे नंबर पर जो है ना वो नशस्तें उन्होंने ली हैं। जब आपकी मौजूदगी में दूसरे नंबर पे ले लिए तो, और हम इसके बावजूद एग्री भी हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप पॉपुलर नहीं रहे बल्कि आपकी जगह और पार्टियां ले रही हैं। तो ज्ञानचंद साहब को ये चीजें जो है ना वो ध्यान में रखनी चाहिए। नैब के हवाले से भी सर फरमा दें, आखिरी आपका कमेंट नैब पर आ जाएगी जो आईएमएफ का आपको शर्त लगा रहा है नैब की तरमीम पर। ये नैब का जो कानून है या जो 99 से ये पाकिस्तान की मैशत के रास्ते में जो ना एक हर्डल थी और है, और अगर जो ना इसके ऊपर आईएमएफ का कोई इस पे रिजर्वेशन आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते। और वो जो हमारे अफसर है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, वो इस कानून की वजह से कोई उनके अंदर कुव्वत फैसला नहीं रही होती, और उस कुव्वत फैसला को पैदा करने के लिए बाद रिलैक्सेशन जो है ना वो पैदा की गई है। और उसी के ऊपर अगर उस आईएमएफ को एतराज है तो फिर यकीनन जो है ना उसका और फिर जो हमारे मुल्क की हालात का कहीं ना कहीं पे ताल्लुक बनता है। हम एक साहूकार के हत्थे चढ़े हुए हैं, साहूकार अपनी जो ना वो हमसे शरायत में है। ये शरायत जो इससे पिछला मुआहदा है वो यकीनन जो है पीटीआई गवर्नमेंट का है। उसी वो जो मुआहदा है, ये जो उसकी शरायत है वो आप आज भुगत रहे हैं, और उसके बाद जो है ना मजीद जो है ना वो भुगतने के लिए भी आप मुझे लगता है कि मजबूर है, और वजह उसकी ये है कि आपके पास इतने वसाइल नहीं है या राइट। नाजरीन, मुझे वाइंड अप करना होगा इस नोट पे। थैंक यू टू एवरीवन, तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर निसार अहमद चीमा, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, सेनेटर ज्ञानचंद और इब्राहिम खान साहब से हमने बात की इस पूरे फर्स्ट सेगमेंट पे। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आते हैं अगले सेगमेंट के साथ। स्टे विद अस। सिर्फ
रॉयल एसी/डीसी फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग रॉयल फैंस के संग। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। तेजी से बदलती हुई खबर की दुनिया में सही और मुसद्दिक़ा इत्तला की जुस्तजू और हुसूल फिक्र व तहकीक और तदब्बुर के बगैर मुमकिन। पस मंज़र के पर्दों में कोई इत्तला हतमी नहीं, सियाक़ व सबाक़ को समझे बगैर कोई तज्ज़िया मुकम्मल नहीं। तहकीक से सच की निशानदही एक पेशावराना जिम्मेदारी है, क्योंकि सच नाकाबिल तरदीद है, हर आने वाली खबर नहीं। हर मोतबर खबर सच है। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। जी वेलकम बैक नाजरीन। बात करते हैं लोड शेडिंग, जो कि इस वक्त एक बहुत संगीन मसले के तौर पर सामने आ रही है और जिसके हवाले से हुकूमत ने मुतअद्दिद मरतबा डेट्स भी दी हैं कि इस तारीख तक के बाद लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर उस तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। वजूहात क्या हैं, फंडामेंटल्स क्या हैं, इसके ऊपर जो सियासत हो रही है वो तो अपनी जगह मौजूद ही है। दोनों जो जमातें हैं यानी साबिक हुकूमत और मौजूदा हुकूमत वो एक दूसरे के हवाले से इस पे सियासी बयानात तो दे रहे हैं, लेकिन फंडामेंटल्स इस हवाले से क्या है। अभी हमारी एक रिपोर्ट है, वो आप मुलाहिजा कीजिएगा, लेकिन वो ज्यादातर हुकूमती एंगल्स की बात करती हैं कि हुकूमत के क्या इसमें एंगल्स हैं। लेकिन हम इसके बाद जब तफसील से बात करेंगे तो हम एक्सपर्ट ओपिनियंस भी इसमें शामिल करेंगे, जिनके हम लोग इंडिपेंडेंट राय मांगेंगे कि वो इंडिपेंडेंटली क्या समझते हैं कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन आप पहले ये हुकूमती पर्सपेक्टिव्स और नैरेटिव्स के हवाले से जो उनकी साइड का नैरेटिव है, रिपोर्ट मुलाहिजा करें। मुल्क में मौजूदा लोड शेडिंग की बुनियादी वजह साबका हुकूमत की बेसिमत तवानाई पॉलिसी और तवानाई के मंसूबों की तकमील में ताखीरी हरबे हैं, जिसकी वजह से अवाम इस नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी के मौसम में तवील दौरानिये की लोड शेडिंग से दोचार हैं। तहरीक इंसाफ की साबका हुकूमत ने पाक चीन राहदारी के तहत तवानाई के लिए फ्रेमवर्क को मुकम्मल नजरअंदाज करते हुए इन मंसूबों को सुस्त रवि का शिकार किया, जिसकी वाज़ेह मिसाल 720 मेगावाट का करोड़ हाइड्रो मंसूबा और शंघाई इलेक्ट्रिक का थरकोल ब्लॉक 1 मंसूबा शामिल है। क्रोट हाइड्रो मंसूबा फरवरी 2022 तक मुकम्मल होना था और शंघाई इलेक्ट्रिक से 1214 मेगावाट बिजली हासिल होनी थी और इस मंसूबे ने मई 2022 तक पाए तकमील तक पहुंचना था। अब ये अगले साल मुकम्मल किया जाएगा। इसी तरह साबका हुकूमत ने झंग हेड ट्रिमो के मुकाम पर पंजाब थर्मल पावर प्लांट को 3 साल से ज्यादा अरसे तक ताखीर का शिकार किया। ये तीनों मंसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जाते तो 3200 मेगावाट बिजली हासिल होनी थी। इनमें से 2 मंसूबे ऐसे हैं जिन्हें चलाने के लिए किसी दरामदी फ्यूल या कोयले की जरूरत नहीं थी। मौजूदा हुकूमत को साबका हुकूमत का बोझ उठाना पड़ रहा है, जबकि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तारीख में बुलंद तरीन सतह पर हैं। ताहम तमाम चैलेंजेस के बावजूद मौजूदा हुकूमत लोगों को जल्द रिलीफ देने के लिए कोशां है। इस हवाले से मुस्बत और मुस्तकिल बुनियादों पर इक़दाम उठाए जा रहे हैं।
जी नाज़रीन, आपने मुलाहिजा की कि 3 ऐसे पावर प्लांट्स बताए गए हैं जो कि कंप्लीट होने थे गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में, लेकिन उनके ऊपर उस तरह से काम ना हुआ और उनको कंप्लीट ना किया गया। लेकिन अगर उनसे हम लोग इसका व्यू पूछें तो साबिक हुकूमत तो बड़े अरसे से ये कहते थे कि हमने तो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जनरेट कर ली है इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें हकायक क्या हैं? शकील रामे साहब अपने एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शकील रामे साहब, आप बताइएगा, क्या ये बात दुरुस्त है? ये करोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, शंघाई इलेक्ट्रिक, थर कोल ब्लॉक और जो पंजाब थर्मल पावर प्लांट था, ये कुछ मंसूबे थे जिनके ऊपर ताखीर की वजह से इस वक्त हमारे पास जनरेशन कम है। क्या ये बात आप इस पर्सपेक्टिव को ठीक समझते हैं? देखिए, जो हमारा ये एनर्जी क्राइसिस है पाकिस्तान का, इसकी 2 वजूहात हैं। एक है पॉलिसी, दूसरा है गवर्नेंस। अगर हम गवर्नेंस पॉलिसी की बात करें तो हमारी जो पावर पॉलिसी आई थी 1994 में, उसकी वजह से पाकिस्तान आज सर्कुलर डेट में डूबा हुआ है, जिसकी वजह से हमें इंपोर्ट करना भी मुश्किल होता है और जिसकी वजह से हमारे जो कि अभी कुछ पावर प्लांट थे जिनको पेमेंट नहीं की जा सकी थी, स्पेशली चाइनीज पावर प्लांट को पिछले साल 1.5 साल में वो उनको अपने ऑपरेशन कम करने पड़े थे। यह पॉलिसी साइड। दूसरा गवर्नेंस साइड। गवर्नेंस साइड में हमारा जो कि एफिशिएंसी ट्रांसमिशन लाइन की वो इंतहाई कम है। अब और टॉप ऑफ दैट जो हमारी जो टेक्नोलॉजी हमने यूज की होती ट्रांसमिशन के लिए वो आउटडेटेड होती जा रही है और हम इस पर कुछ ज्यादा काम नहीं किया था। हमने सीपैक के अंदर इसके स्टेट जो ग्रिड कॉर्पोरेशन था उसके साथ मिलकर चाइना के हम एक नई ट्रांसमिशन लाइन को बिछा रहे हैं जिसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब अगर टॉप ऑफ दैट गवर्नेंस की तरफ हम देखें तो जो बिजली की चोरी या बिल का ना पे करना या बड़े बड़े के जो लोग हैं उनका बिजली का बिल चोरी करने के बाद किस्तों में ऐसे पे करना जैसे पाकिस्तान पे आसान कर रहे हैं। अब ये 2 जो इश्यूज हैं इन्होंने हमें जो एनर्जी क्राइसिस में धकेल दिया है। पॉलिसी की वजह से हमारा शिफ्ट चला गया हाइड्रो को छोड़ के या रिन्यूएबल को छोड़ के हमारा चला गया फॉसिल फ्यूल पे। फॉसिल फ्यूल की जो कीमत है ग्लोबल लेवल पे इस वक्त वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, क्या आप शकील साहब कमेंट कर पाएंगे जो मैंने आपसे इब्तिदा में अर्ज किया, ये कुछ हाइड्रो पावर प्लांट्स जिनके हाइड्रो पावर नहीं, कुछ पावर प्लांट्स जी जिनके बारे में कहते हैं कि तकमील टाइम पर नहीं हुई। देखिए, अब जो कि हम क्राउड की बात करते हैं तो दरमियान में कोविड-19 के 2 साल के जो कि हमारा स्पेल चला उस वजह से कुछ लेट हुआ तो उसको हम गवर्नमेंट के खाते में नहीं डाल सकते। बल्कि हमें कहना चाहिए कि 2 साल जब पूरी दुनिया बंद थी तो हम तब भी उन पर काम कर रहे थे और इसी वजह से मुमकिन हुआ कि 2-3 माह की यानी कि गैस के साथ हमने वो कंप्लीट कर लिया। और दूसरी जो बात है हमारा जो शंघाई बांध का, उसमें जो है जो हमारा मेन मसला है ना वो सिर्फ पीटीआई गवर्नमेंट का नहीं है, हमारी तमाम गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज का है। इन्होंने अपनी जो कि गवर्नेंस है उसके लेवल तक ले गए, कोई फेडरल पे बैठा है, कोई प्रोविंस पे बैठा है, कोई डिस्ट्रिक्ट में बैठा है, वो इन चीजों के एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जैसी वजह से चाहे पीएमएलएन आ गई है, पीपल्स पार्टी आ गई है, आप देखेंगे ये भी कुछ डिले आएंगे। अच्छा, एक और मौकफ है शकील साहब कि ये पीटीआई गवर्नमेंट ये कहती थी कि जरूरत से ज्यादा बिजली बन गई है तो इसलिए वो ये भी तो कहते थे ना, इस वजह से भी वो जनरेशन में इजाफा तो वो करना ही नहीं चाहते थे, वो प्रिंसिपली उसको गलत कहते थे। आपका क्या ख्याल है, क्या वाकई जरूरत से ज्यादा बिजली बन गई है? नहीं, देखिए ये बात वही बार हम दोहराई जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, ज्यादा थी तो फिर हमारी वही प्रॉब्लम आता है कि हमने उनको प्रोवाइड क्यों नहीं किया। अब जो इश्यूज है उस पर बात करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना चाहिए। देखिए मुन्ना, मैं एक बार का बड़ा कायल, आज जो अभी रिपोर्ट चली है ये आपने पीके के खिलाफ नहीं चलाई, आपने सीपैक के खिलाफ चलाई है। पूरी दुनिया में देखना, आप जो जिसको देखा होगा वो कह रहे होंगे देखें ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही सीपैक पे काम रुक गया था, हम नहीं कह रहे थे। हमें जो क्रिटिसिज्म भी है, जहाँ एक गलतियों का इदराक है, वो एक तरीके से करने की जरूरत है, ना कि हम ऐसे करेंगे जिसपे हम अपनी जगह सुनाए हंसाई वाले। दुनिया तो पहले सीपैक के खिलाफ नहीं। शकील साहब, आप शायद ये चीज आपकी नजर से नहीं गुजरी है, मैं आपकी इत्तला में इजाफा करूं कि ये सीपैक के लिए जब गए थे प्राइम मिनिस्टर गवादर तो आपने शायद देखा होगा वो जो वहां पर जो चाइनीज ऑफिशियल्स हैं वो ये शिकायत कर रहे थे और हमने अपने पिछले प्रोग्राम में इसको बड़े तफसील से वो वीडियो चलाई है कि वो कह रहे थे कि फंड्स मौजूद थे, फीजिबिलिटी रिपोर्ट बन गई थी लेकिन प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं हुआ 3 साल। हाँ, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्यों नहीं हुआ, अब ये देखने की बात है कि वहां पर 3-4 लोग इंस्टीट्यूशन में चल रही है। कभी वो शिपिंग का जो शिपिंग वाली मिनिस्ट्री है वो कहते हैं हम करेंगे, जो ग्वादर वाले कहते हैं ये हमारे अंडर, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, फेडरल कहती है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट चला जाता है, नहीं कि हम सारी इन्वेस्टमेंट को टैकल कर रहे हैं। फंडामेंटल जो प्रॉब्लम है ना उनको जब तक हल नहीं करेंगे
आपको जो मसाइल आते हैं, मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि अभी आप सुना होगा जो गवर्नमेंट कह रही है कि हमने फर्स्ट फेज कंप्लीट किया और सेकंड फेज की तरफ जा रहे हैं सीपैक के। फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में जमीन आसमान का फर्क है। फर्स्ट फेज जो थी कि वो G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट थी या गवर्नमेंट टू बिजनेस था। सेकंड फेज सारे का सारा जो है कि वो है बिजनेस या एग्रीकल्चर, और जिसमें आप जो कंपनीज आएंगी उनको 7 मुख्तलिफ कंपनीज का डील करना पड़ेगा पाकिस्तान में सिर्फ रजिस्टर होने। ये नहीं, ये वाली बात आपकी सही है, लेकिन आप जो कह रहे थे ना कि हम ये इंप्रेशन ना दें कि सीपेक पे काम स्लो हो गया, ये हमारे खिलाफ है। मैं आपसे ये अर्ज कर रही हूँ कि वो तो चाइनीज ऑफिशियल्स खुद कह रहे हैं कि सीपेक पे काम स्लो हो गया था, बाकायदा इस बात की कंप्लेंट कर रहे हैं। वो जो इश्यूज है ना, वो उसमें आपको मैं बार बार ये कहता हूँ, आप सीपेक अथॉरिटी बनी थी ना, उसको स्ट्रांग करें। आप उसको अबॉलिश कर रहे हैं क्योंकि आपको एक सेंट्रल पॉइंट चाहिए जो डिसीजन कर सके और इंप्लीमेंट कर सके। अब हर मिनिस्ट्री कहती जो मैं कह रही हूँ वो, हाँ ये बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं आपको वही बता रही हूँ कि वो चाइनीज ऑफिशियल्स को ये चीज बाबर है, ऐसी बात नहीं है कि हम उन्हें बता रहे हैं इस रिपोर्ट के थ्रू। राइट, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का शकील रामे साहब, आपने अपने ओपिनियंस दिए कि आपको क्या लगता था कि इन चीजों की क्या वजूहात थी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।